गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर अगस्त लर्निंग। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क। जो लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको होमवर्क स्लाइड दी थी, आज मैं आपको यही डिस्कस करूंगा कि जो उसके 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, फाइंड जेड इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब सेल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ कुछ और बताता हूँ यहाँ पर, आप भी ट्राई करते रहना साथ साथ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव की, देखो जेड इफेक्टिव 10-30 वाला जो क्वेश्चन था, हमें जेड इफेक्टिव फाइंड करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब सेल के लिए। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं अब भी आपको इसको समझाता हूँ और आप इसको मैच करना शुरू कर देना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। वैसे तो हम लिखते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरीके से 3d10 4s2। मतलब हम डी इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट की बात कर रहे हैं। और आप जानते हो कि जो सेल है 4s वाली, जो सेल है, जो सेल 4s है, वो डी के बाद आ रही है, 3 के बाद आ रही है। तो हम इस सेल को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि अब जो भी जेड इफेक्टिव का वर्क होगा वो डी इलेक्ट्रॉन पे होगा, लास्ट सेल पे जाएगा ही नहीं। तो हमें जो भी वर्क काउंट करना है वो भी इस पे करना है बस, राइट। मैं समझाता हूँ आपको। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से, या पूरे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, यहाँ पर इतने भी हैं। तो हमें इसका जेड इफेक्टिव जो फाइंड करेंगे वो इसका डी इलेक्ट्रॉन पे करना है कि जो डी सब सेल है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब 4s का उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 3d के बाद आता है 4s, ठीक है, जो सेल होती है नंबर ऑफ सेल्स में। तो हम क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.35 इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल प्लस 1.0 इलेक्ट्रॉन इन रिमेनिंग सब सेल। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मेरा रह भी गया था लास्ट वीडियो में, तो मैं आपको एक समझाता हूँ, बाकी आप फिर दोबारा ट्राई करना, डाउट आए कमेंट बॉक्स में करना, राइट। देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने बोला कि हमें जो जेड इफेक्टिव काउंट करना है वो डी के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे करना है। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे करना है उससे हम काउंट नहीं करेंगे। जो बच गए हैं, कितने बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.35 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन प्लस रिमेनिंग सेल्स में कितने बचे, 6 2 8 16 18। आपके पास 18 बच गए यहाँ पर, 18 इंटू 1.0। आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी उसके लिए आपको जेड इफेक्टिव का कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस। तो जो हम ये कैलकुलेट करते हैं, जो बेटा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका है, एस फाइंड करने का है। एस क्या होता है यहाँ पर, शील्डिंग कांस्टेंट। क्या होता है एस, या सिग्मा बोलते हैं इसको, आप इसको एस के नाम से भी बोल सकते हो, एस, या बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे पास, एस क्या है हमारे पास, शील्डिंग कांस्टेंट। क्या है हमारे पास, ये शील्डिंग कांस्टेंट। और जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है वो क्या है, जेड माइनस एस। तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 30। और जो भी आपका शील्डिंग कांस्टेंट आएगा, ये चीज जो मैं निकाली है, सिग्मा इसको बोलते हैं, जो भी हमारा शील्डिंग कांस्टेंट आएगा वो आपको माइनस कर लेना है, तो आपका जेड इफेक्टिव आ जाएगा। बट याद रखना है कि डी के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहा है वो। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, 4s सेल को भी यहाँ काउंट कर लेते हैं, वो आपको काउंट बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है वो हमेशा न्यूक्लियस के थ्रू लगता है लास्ट इलेक्ट्रॉन पर। जो उसके ऊपर सेल होगी उससे हमारा कोई मतलब होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना, सेम तरीके से हो जाएंगे।
जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ सब सेल। क्लियर? जो ये टॉपिक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फाइंड करना होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एफ, थोड़ा ये एफ गलत है यहाँ पर, थोड़ा सा रॉन्ग है एक्चुअली, यहाँ पर एस एंड पी सब सेल्स के लिए होगा ये, या ओनली एस के लिए होगा, ओनली एस के लिए होगा ये। क्लियर? अब हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है किसके लिए? एस सब सेल के लिए, ये एफ नहीं है यहाँ पर, राइट? तो कैसे करते हैं? देखिए फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा और शील्डिंग कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है 0.35 इलेक्ट्रॉन इन nth सबसेल प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबसेल, देन 1.0 इलेक्ट्रॉन इन रिमेनिंग सबसेल, राइट? तो हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो अब क्या देख रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन पे तो हमें जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हम लगाएंगे इसके लिए 0.35 इंटू 0, याद रखना इस इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करना था ना, तो इसमें तो और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे तो हम अट्रैक्शन को फील करना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कभी नहीं करेंगे, याद रखना। प्लस n माइनस सेल में, देखो n माइनस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 और 2 8, प्लस रिमेनिंग में कितने हैं 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ये 8.8 के आसपास आ जाएगा। अगर आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है इसका, तो फॉर्मूला होता है जेड माइनस एस। जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर 11, और एस आ गया 8.8, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2.2 के आसपास आपका ये जेड इफेक्टिव कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही होगी आपको यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। वो देखो, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 12 के लिए, अगर हमें एटॉमिक नंबर 12 के लिए फाइंड करना है तो हम उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। जैसे मानिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, अब देखो 3s2 हो गया, 3s2, टोटल 12 हो गए। तो हमें इसके एक इलेक्ट्रॉन पे तो काउंट ही करना है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पर। देखो 3s जो सेल है, 3s सेल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे तो हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो कितना बच गया यहाँ पर 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 0.35 प्लस 0.85 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन n-1 सेल के अंदर कितने बेटा 8, प्लस और रिमेनिंग कितने 1 इंटू 1.0। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इसका सिग्मा कैलकुलेट कर लोगे, और फिर फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा इक्वल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, जेड कितना है 12, सिग्मा आपका यहाँ से आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे और अनुसार आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पी सब सेल की बात करते हैं। अगर हम देखो पी सब सेल्स की बात करते हैं तो क्या होगा, पी सब सेल्स के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट होता है पी सब सेल के लिए भी। देखिए ध्यान से, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर Z इक्वल टू 13, राइट? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखो ध्यान से, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, देखो इसकी अगर हम बात करते हैं p इलेक्ट्रॉन्स की, तो फॉर्मूला होता है 0.35 इंटू, राइट, 0.35 इंटू n सेल के लिए, प्लस अब देखो n सेल की बात करेंगे 0.85 इंटू n-1 सेल के लिए, 1.0 इंटू रिमेनिंग सेल के लिए, या बोल सकते हो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमें p वाले इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, p वाले इलेक्ट्रॉन्स पर।
तो अब n सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बस दो बचे ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ से इसके लिए 0.35 इंटू 2 प्लस, उसके बाद n-1 सेल कौन सी है? हमारे पास सेकंड सेल है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 8। तो 8 की कर दो मल्टीप्लाई किससे? 0.85 से, राइट। फिर रिमेनिंग कितने बचे? 2। तो प्लस 2 इंटू 1.0। तो इस तरीके से हमने इसका क्या कैलकुलेट कर लिया? यहां से सिग्मा या आप बोल दो शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहां पर? जेड इफेक्टिव के लिए जेड माइनस एस नॉर्मली, क्लियर। बेटा जेड कितना है इसके लिए? 13, और जो भी आपका सिग्मा कांस्टेंट आएगा आप रखेंगे, आपका एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं 15 के लिए। अगर हम z इक्व टू 15 के लिए बात करते हैं, z इक्व टू 15 का हम अगर z इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, z इफेक्टिव क्या होता है बेटा? z माइनस एस। तो मैं आपको बस अभी s निकालना सिखा रहा हूं, बाकी तो आप माइनस प्लस कर ही लोगे। तो 15 के लिए z कितना हो गया? 15। बस हमें इसका s चाहिए, सिग्मा चाहिए। s को हम क्या बोलते हैं यहां पर? सिग्मा के नाम से भी जानते हैं, सिग्मा, क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा ये? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है इस बार, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। तो 1 यहां से बच गया, 2 यहां से आ गए, कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इंटू 0.85 प्लस रिमेनिंग में कितने? 2 इंटू 1.0। तो इस तरीके से आप यहां पर अपना सिग्मा कैलकुलेट करेंगे और देन सॉल्व इट। बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंड ग्रुप ब्लॉक्स एंड पीरियड्स। हमें इन एलिमेंट्स के बारे में बताना है, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं और ब्लॉक क्या होते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए मैंने रखे हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर में इसके बारे में बताया नहीं था, पर मैं आज आपको यहाँ पर इसको बिल्कुल डीपली बता दूंगा, राइट। तो ध्यान से आपको समझना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एल्यूमिनियम, थोड़ा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसे हम बोलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो हम जानते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं p ब्लॉक के लिए पीरियड्स की, अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं पीरियड्स के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। तो बेटा n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहां पर? 3, राइट। n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहां पर? 3। पीरियड हो गया। ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में है, किसमें है? p सब सेल में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। तो उसमें आप 12 जोड़ दो, तो यहां पर आपका ग्रुप आ जाएगा 13। मैंने एक रूल और बताया था आपको, 10 प्लस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितना है? 3। तो यहां से बेटा ग्रुप क्या आ जाएगा आपका? 13। ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक p सब सेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, p सब सेल में क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका? p हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेम इसको फाइंड कर सकते हैं, सेम, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप सेम निकाल सकते हैं, सेम तरीका यहाँ पर होगा। मेन क्वेश्चन दोनों ये थे, क्रोमियम और कॉपर। यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा समझिए आप उसको ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की और हम बात करते हैं कॉपर की, तो आपको दोनों केस समझने होंगे। हम जानते हैं जब क्रोमियम के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। ये सब हम लिखते हैं यहाँ पर। फिर हम बोलते हैं आगे 4s1 और 3d5, थोड़ा सा एक्सेप्शन केस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, क्लियर। तो जो आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर, इसमें क्या है कि 4s1 3d5 4s1 3d10, ये रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट जब हम पीरियड ग्रुप ब्लॉक निकालेंगे तो याद रखना, जो इसकी नॉर्मल होती है, नॉर्मल, हमें नॉर्मल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर यूज करना होता है,
जो नॉर्मल क्या है 4s2 3d4, यही चलेगा बेटा। और नॉर्मल क्या है यहाँ पर 4s2 3d9, बस और कुछ नहीं था। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप की और पीरियड की, अगर पीरियड की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो पीरियड क्या हो गया बेटा आपका 4 हो गया। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की और ब्लॉक की, अगर बेटा हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक में हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका किस में आया हुआ है, डी में आया हुआ है, तो ब्लॉक क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पर डी ब्लॉक हो गया, राइट। ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो आउटर मोस्ट सेल है, मैंने बताया था आपको अगर याद हो ग्रुप के लिए कि एन एस एक्स एन माइनस वन डी वाई, इन दोनों को आप जोड़ते हो, कितना है यहाँ पर 4 और 2 6 ग्रुप यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ की बात करोगे, अगर आप बात करोगे ग्रुप की, या आप बात करोगे बेटा यहाँ पर पीरियड की, या बेटा आप बात करोगे यहाँ पर ब्लॉक की, तो ध्यान समझना है आपको कैसे होगा। अगर ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी है बेटा यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आपके पास कितनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आपके पास 4 है। ब्लॉक क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, और मैंने आपको बताया इसके लिए फॉर्मूला NS x n माइनस वन डी वाई, आपको ये दोनों जोड़ने होते हैं, ठीक है। तो जोड़िए इनको 2 + 9, थोड़ा कितना हो जाएगा आपको मिला के यहाँ पर 11, तो आपका इसका 11 ग्रुप हो जाएगा, क्लियर। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक्स। और आपको सिलेबस यहाँ पर फिनिश होता है, ये आपका होमवर्क था, ओके।